Dear students, now today we are going to discuss next topic, that is broadening of a spectral line. It is also called line broadening. तो सबसे पहले इसमें आप लोग को मालूम है कि स्पेक्ट्रल क्या होता है. स्पेक्ट्रल मीन्स स्पेक्ट्रम, राइट. कभी भी अगर कोई भी पार्टिकल्स हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट्स में अगर ट्रांजिशन करता है या लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन करता है तो वो स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट करता है. आइदर फॉर सेकंड वाले में दैट मीन्स कि एब्जॉर्प्शन में वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो जाएगा और इमिशन में इमिशन स्पेक्ट्रम हो जाएगा. तो जो स्पेक्ट्रम जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जो चीज को हम उसको ऑब्जर्व करके देखते हैं स्पेक्ट्रम, वो उसकी ब्रोडेनिंग कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, दैट थिंग्स आर वी आर गोइंग टू डिस्कस. वो ब्रॉडेंड कितना है, राइट, उसकी विड्थ कितनी है, उस स्पेक्ट्रम की ब्रोडेनिंग कितनी है, राइट. दैट इज ब्रोडेनिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस. सो this is the basic things that is related with spectral lines. As we know that when an excited atom jumps from higher energy state E2 to lower energy state E1, then the frequency of emitted photon is. जैसे कि हम जानते हैं कि कभी भी कोई भी पार्टिकल्स अगर हायर एनर्जी स्टेट्स में E2 हायर एनर्जी स्टेट में है और लोअर एनर्जी E1 है, तो यहां से अगर कोई भी पार्टिकल जंप करेगा तो वो फोटोन इमिट करेगा. एंड ये भी आप लोग को इक्वेशन मालूम है, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू h न्यू. तो न्यू इज न्यू नॉट, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल फ्रीक्वेंसी, and that is equivalent to nu naught is equal to E2 minus E1 upon h, right. उसके आगे देखें, it is assumed that the frequency is same in case of absorption of photon. ऐसा माना गया है कि जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है, that is same in case of absorption of photon. जब ये फोटोन एब्जॉर्ब हो रहा था, जब एब्जॉर्प्शन हो रहा था, अगर ग्राउंड स्टेट में एटम था तो जब एब्जॉर्प्शन हो रहा था तो भी इसकी फ्रीक्वेंसी सेम थी. Above equation represent a single frequency only when the discrete energy E1 and E2 are finitely narrow or sharp. ये जो इक्वेशन है E2 minus E1 upon H, that represent single frequency. अब सिंगल फ्रीक्वेंसी कब होगी? when discrete energy, discrete का मतलब अलग अलग दो एनर्जी है, एक E1 एनर्जी स्टेट है और एक E1 एनर्जी स्टेट है और एक दूसरा E2 एनर्जी स्टेट है, राइट. आर फाइनाइटली नैरो और शार्प. शार्प का मतलब कि कोई अगर स्पेक्ट्रम है, इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो इंटेंसिटी इधर है तो उस शार्प का मतलब है कि ये जो विड्थ है इससे भी और कहीं शार्प, ये इसकी जो विड्थ है, ये सिंगल फ्रीक्वेंसी को हम कह सकते हैं, इसकी विड्थ नेग्लेजिबल है, सिंगल फ्रीक्वेंसी, राइट. शार्प और नैरो का मीनिंग है. बट इन रियलिटी दिस इज नॉट शार्प बट इट स्प्रेड ओवर अ रेंज ऑफ एनर्जी डेल्टा E2 एंड डेल्टा E1 विच इज supported by experimental fact that the light emitted by atoms is not strictly monochromatic. That means कि हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं, उनकी पार्टिकल्स इमिट, दैट मीन्स कि फोटॉन्स जो इमिट हो, जो लाइट इमिट हो रहा है, लाइट इमिट होगी, दैट मीन्स कि वो स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट करेगा. इमिशन का स्पेक्ट्रम आइदर इस तरह से रिप्रेजेंट कीजिए स्पेक्ट्रम को, या फिर इधर इस तरह से रिप्रेजेंट कीजिए स्पेक्ट्रम को, है ना. एब्जॉर्प्शन या इमिशन को, एब्जॉर्प्शन वाला डार्क होता है ना, एब्जॉर्प्शन का स्पेक्ट्रम डार्क होता है, इमिशन का ब्राइट होता है. ये ब्राइट है, ये जो इंटरनल रीजन है, इनसाइड द रीजन है, राइट. तो ये हम कह रहे हैं कि ये फाइनाइट है, ये शार्प है, राइट. लेकिन तभी पॉसिबल है जब ये E1 E2 शार्प हो, बट रियल में ये शार्प नहीं होता है. क्या होता है, कोई ना कोई उसका रेंज होता है. यहां पर मैंने इस फिगर में बता रखे हैं कि कोई ना कोई उसका एक रेंज होगा,
इस तरह से इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, इस तरह से उसका ये विड्थ होगी उसकी स्पेक्ट्रम की, इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, राइट। वो शार्प नहीं होगा, वो स्प्रेड होगा ओवर रेंज। तो उसकी, क्योंकि यहां पर जो ये E1 E2 जो हम कह रहे थे कि वो डिस्क्रीट एनर्जी है और उसको हम सिंगल कह रहे थे, वो सिंगल ना होके कि वो एक रेंज ऑफ एनर्जी है, ये रेंज ऑफ एनर्जी है, दैट इज डेल्टा E1 एंड डेल्टा E2। यहां से जो अगर कोई ट्रांजिशन होती है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ब्रॉडेंड होगी, और ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी हो चुका है, राइट, कि कोई भी अगर एटम्स पार्टिकल इमिट करता है एक्साइटेड स्टेट से, वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो उससे जो एनर्जी इमिट होगी दैट इज नॉट स्ट्रिक्टली मोनोक्रोमेटिक। दैट मीन्स मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वो नहीं होगी, उसमें ब्रॉडेंड होगा ही होगा, उसमें स्प्रेडिंग होगी। तो यहां पर इसका विड्थ ऑफ एनर्जी लेवल E2 दैट इज डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा E2 अपॉन एच कट, इसकी विड्थ इस डेल्टा E2 की E2 एनर्जी लेवल का विड्थ है, एंड डेल्टा 1 दैट इज डेल्टा E1 अपॉन एच कट, राइट। तो टोटल इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, दैट इज डेल्टा न्यू इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, राइट। ये चीजें अभी जब हम इसको इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो उससे और क्लियर हो जाएगा, राइट। इसकी ब्रॉडेनिंग का मीनिंग एक्चुअल में है क्या। Therefore, the light emitted by the atoms will have a frequency spread। जो हमने डायग्राम बना रखे हैं प्रीवियस पेज पे, उसमें हमने देखा कि उसकी फ्रीक्वेंसी स्प्रेड है, दैट मीन्स दैट इज ब्रॉडेनिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, एंड दैट द विड्थ, टोटल विड्थ इज डेल्टा न्यू इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। सो most intense part of light will appear at the central frequency nu naught। जो स्पेक्ट्रम में जो रिप्रेजेंट होता है, स्पेक्ट्रम जो हम लोग, वो केवल सेंट्रल फ्रीक्वेंसी के वजह से रिप्रेजेंट होती है उसकी, राइट। दिस फिनोमेना ऑफ लाइन ब्रॉडेनिंग इज क्लासिफाइड इन 2 ways। जो भी ये स्पेक्ट्रम की ब्रॉडेनिंग है उसको हम 2 तरीके से इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज होमोजेनियस ब्रॉडेनिंग एंड सेकेंड वन इज इनहोमोजेनियस ब्रॉडेनिंग। तो फर्स्ट वाले को डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसे इसके नेम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि होमोजेनियस मतलब कि सेम, जो मैनर होगा दैट विल बी सेम। इनहोमोजेनियस मतलब कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस हो जाएगा, राइट। तो होमोजेनियस ब्रॉडेनिंग डिस्कस करते हैं। व्हेन ऑल एटम्स ऑफ द सिस्टम और ensemble, सिस्टम दैट मीन्स कि द सिस्टम का मतलब है कि उसमें एक से ज्यादा पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट है, और ensemble का मतलब हुआ कि उसमें कई सारे सिस्टम प्रेजेंट है। इंट्रैक्ट इन द सेम मैनर with radiation and each atom undergoes the same transition with the same type of line shapes and same width, then the line broadening mechanism is termed as homogeneous broadening। बहुत ही इजी। देखिए कि अगर किसी सिस्टम में हम लोग ब्रॉडेनिंग की डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर उसमें जो सारा जो उस एलिमेंट में, उस सिस्टम में जो एटम्स प्रेजेंट है, वो एटम्स अगर लाइट रेडिएशन से इंटरेक्शन करता है, अगर उसकी इंटरेक्शन का जो वे है अगर वो सेम हो, और ईच एटम अंडरगोज द सेम ट्रांजिशंस, आइदर वो स्पॉन्टेनियसली ट्रांजिशंस कर सकता है या स्टिमुलेटेड ट्रांजिशंस कर सकता है, सेम ट्रांजिशन विद सेम टाइम ऑफ लाइन शेप, उसकी जो लाइन शेप फंक्शंस है वो भी अगर सेम है, एंड सेम विड्थ, ओके, विड्थ भी सेम है, देन द लाइन ब्रॉडेनिंग मैकेनिज्म इज टर्म्ड एज होमोजेनियस ब्रॉडेनिंग। तो इस तरह के मैकेनिज्म को हम होमोजेनियस बोलते हैं। इसके 2 एग्जांपल है, दैट इज नेचुरल लाइन ब्रॉडेनिंग एंड सेकंड वन इज कोलिजन ब्रॉडेनिंग, राइट। तो इनहोमोजेनियस का भी जस्ट डिस्कस करके उसके बाद ये दोनों, इसके 2 टाइप्स डिस्कस करेंगे, राइट। तो इनहोमोजेनियस में क्या हो जाएगा, व्हेन डिफरेंट एटम्स ऑफ द सिस्टम इंटरेक्ट इन ए डिफरेंट मैनर विद द रेडिएशन। देखो यहां पर सेम मैनर था, यहां डिफरेंट मैनर हो गया, राइट। दैट इज द सैंपल हैव स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी
for the same transitions, then the overall response of the sample broadens out. Then the line broadening mechanism is termed as inhomogeneous broadening. इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज कॉल्ड डॉपलर ब्रोडेनिंग, राइट। तो इसमें आपको होमोजेनियस और इनहोमोजेनियस में क्या ध्यान रखना है कि इसमें सेम मैनर में इंटरेक्शन होती है और इसमें डिफरेंट मैनर से इंटरेक्शन होगी लाइट की। भाई ब्रोडेनिंग का मतलब है कि हायर स्टेट से लोअर स्टेट में कोई पार्टिकल ट्रांजिशंस करेगा, राइट। तो उसमें स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट होगा। स्पेक्ट्रम जो रिप्रेजेंट होगा तो कैसा होगा भाई, उसकी विड्थ होगी कि नहीं होगी। विड्थ नहीं होगी तो ब्रॉडेन का तो हम बात ही नहीं करते हैं। अगर विड्थ है तो किस तरह से वो एटम जो इंट्रैक्शन हो रहा है वो किस तरह से हुआ। तो दो तरीके से हो सकता है, एक तो सेम मैनर में और एक डिफरेंट मैनर में। तो होमोजेनियस ब्रोडेनिंग हो गया और दूसरा इनहोमोजेनियस ब्रोडेनिंग हो गया। तो उसके आगे डिस्कस करते हैं। होमोजेनियस के दो टाइप्स जो है, यहां से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि बेसिकली है क्या ब्रोडेनिंग का मीनिंग क्या हो, स्पेक्ट्रम ऑफ ब्रोडेनिंग क्या है मतलब, राइट। तो नेचुरल लाइन ब्रोडेनिंग फर्स्ट होमोजेनियस का एग्जांपल है, दैट इज नेचुरल लाइन ब्रोडेनिंग। नेचुरल लाइन ब्रोडेनिंग को डिस्कस करते हैं। एज वी नो दैट एनर्जी लेवल्स आर नॉट शार्प बट हैव ए स्प्रेड। जैसे कि हम जानते हैं कि एनर्जी लेवल्स इसमें डायग्राम में हम लोगों ने और ऐसे भी सुन रखे हैं कि दे आर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। डिस्क्रीट मतलब ये एनर्जी लेवल्स है, राइट। ये शार्प ना होकर के ये स्प्रेड होता है उसका। तो उसको हमने एज्यूम कर लिया कि लेट डेल्टा ई एनर्जी स्प्रेड और विड्थ ऑफ एनर्जी लेवल, उस एनर्जी लेवल्स को हमने कह दिया डेल्टा ई। और आपको ये भी मालूम है कि डेल्टा टी इज इक्वल टू मीन लाइफ टाइम ऑफ द एटम इन द एनर्जी लेवल, दैट एनर्जी लेवल डेल्टा ई। उस एनर्जी लेवल्स में उसका जो मीन लाइफ टाइम है, मीन लाइफ टाइम दैट मीन्स कि कितना टाइम वहां पर एटम एग्जिस्ट कर सकता है, स्टे कर सकता है, राइट। तो हमें जो प्रीवियस सेमेस्टर में हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स में ही डिस्कस किए थे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, राइट। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये किसके लिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, 3 हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मैथमेटिकल टास्क किए थे। एक सबसे पहले मोमेंटम और डिस्टेंस, दूसरा एनर्जी एंड टाइम और तीसरा एंगुलर मोमेंटम एंड एंगल। तो यहां पर देखो सेकंड यूज हो रहा है एनर्जी एंड टाइम। तो हमें मालूम है कि अनसर्टेनिटी इन एनर्जी एंड मल्टीप्लाइड बाय अनसर्टेनिटी इन टाइम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ एच कट। एच कट इज इक्वल टू h/2π। तो इसका डिटेल आपको मालूम है, राइट। तो इस मैथमेटिकल रिलेशन से इसका कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होगा कि भाई वाकई में है क्या ब्रोडेनिंग। इफ फॉर द टाइम बिंग हम वी एज्यूम दैट एनर्जी लेवल्स आर शार्प, जिस तरह से हम लोगों ने प्रूव किए थे कि भाई इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, उसी तरह से हमने उसको प्रूव करने के लिए हमने ऐसा एज्यूम कर लिए थे कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियस के इनसाइड में, और फिर मैथमेटिकल टास्क करके और उसको फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसी तरह से यहां पर हमने एज्यूम कर लिया कि जो एनर्जी लेवल्स है वो शार्प है, दैट मीन्स कि उसकी विड्थ नेग्लिजिबल है, दैट इज डेल्टा ई इज इक्वल टू 0। तो इस एजम्पशन से देखते हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करके क्या होता है। इसकी वैल्यू हमने 0 रख दी है इंटू डेल्टा टी इक्वल टू एच कट। दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब देखो इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट का मीनिंग क्या हुआ कि एटम्स कितने टाइम एग्जिस्ट कर सकता है। अगर मीन लाइफ टाइम इनफाइनाइट हो जाए किसी एनर्जी लेवल स्टेट्स में मीन लाइफ टाइम इनफाइनाइट हो जाए, उसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट द एटम कैन स्टे इनफाइनाइट लेंथ ऑफ टाइम विच इज इम्पॉसिबल। कि अगर वो एटम जो ट्रांजिशन कर रहा है, जो एब्जॉर्प्शन करके पार्टिकल यहां पर गया एक्साइटेड स्टेट में, वो डेल्टा टी इनफाइनाइट हम लोग बोल रहे हैं, ये तो इम्पॉसिबल है। हम लोगों ने पढ़े थे कि एक्साइटेड स्टेट में तो 10⁻⁻8 सेकेंड होता है इसका लाइफ टाइम, तो मेटा स्टेबल स्टेट में 10⁻³ सेकेंड होता है,
राइट। यहां तो हम लोग इनफाइनाइट कह रहे हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। तो इसका मीनिंग क्या है? विच इज इम्पॉसिबल, सो द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट। अब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तभी वो सेटिस्फाई करेगा, इसका मीनिंग हुआ कि दैट एनर्जी लेवल इज नॉट शार्प, दैट एनर्जी लेवल इज नॉट शार्प बट हैव ए स्प्रेड। यहां पर जो हम लोगों ने एज्यूम किए थे कि डेल्टा ई इक्वल टू 0, दैट इज नॉट पॉसिबल। डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, that is energy levels are not sharp but each energy levels has a spread which is called natural broadening, right? कि एनर्जी लेवल्स होते हैं वो शार्प ना होकर के वो ब्रॉडेंड होते हैं, ये ब्रॉडेंड होते हैं, राइट? तो जो उससे हमें स्पेक्ट्रम मिलती है, ट्रांजिशंस का स्पेक्ट्रम मिलता है, वो शार्प ना होकर के बिल्कुल पिक ना दिखा के वो इस तरह से शेप में प्रेजेंट होता है, राइट? तो दैट उसकी ब्रॉडेनिंग की हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। द फ्रीक्वेंसी स्प्रेड ऑफ एनी स्टेट इज डेल्टा न्यू इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हमें मालूम है क्योंकि E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, तो डेल्टा E इज इक्वल टू एच डेल्टा न्यू। तो फर्स्ट इक्वेशन से एच कट इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई होता है, राइट? ये तो मालूम है। तो हमें डेल्टा न्यू की वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/2 पाई डेल्टा टी। जो फर्स्ट इक्वेशन यहां पर देखेंगे, ये जो लिखा है डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एच कट, तो यहां एच कट की जगह h/2 पाई हमने रख दिया, राइट? और डेल्टा ई की जगह एच डेल्टा न्यू रख दिया। तो उसको सॉल्व करके डेल्टा न्यू इज इक्वल टू 2 पाई/डेल्टा टी और डेल्टा न्यू इज इक्वल टू डेल्टा E/2 पाई एच कट, राइट? यहां डेल्टा टी की वैल्यू ये वाली वापस अगर हम रख दें कि डेल्टा टी इज इक्वल टू एच कट अपॉन डेल्टा ई, तो ये इक्वेशन आ जाएगा। अब इससे देख लेते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी है, स्पेक्ट्रल लाइंस की जो वेट है वो किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है, राइट? तो इस इक्वेशन से क्या पता चला कि इट इज क्लियर दैट लार्जर द मीन लाइफ ऑफ एन एटम, स्मॉलर विल बी द विड्थ ऑफ द स्टेट। Therefore, ground and metastable states are more sharper than other states. हमें मालूम है, यहां पर मैंने डिस्कस किया था कि जिस स्टेट्स की लाइफ टाइम ज्यादा होगा, जिस स्टेट्स की लाइफ टाइम ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा? उसकी जो विड्थ होगी वो कम हो जाएगी, राइट? क्योंकि ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा। तो यहां पर वही लिखा है कि स्मॉलर विल बी द विड्थ ऑफ स्टेट, ये स्मॉल हो जाएगा जिसकी लाइफ टाइम। तो हमें मालूम है कि लाइफ टाइम किसका ज्यादा होता है? ग्राउंड स्टेट एंड मेटास्टेबल स्टेट्स आर मोर शार्प देन अदर स्टेट्स। ग्राउंड स्टेट में तो एटम्स नॉर्मल स्टेट्स में, नॉर्मल कंडीशंस पे तो ग्राउंड स्टेट में ही रहते हैं, और मेटास्टेबल स्टेट्स का भी लाइफ टाइम ज्यादा होता है 10⁻³ तो शार्पर इसमें हम ग्राउंड स्टेट्स को ज्यादा कहेंगे एज कंपेयर टू मेटास्टेबल स्टेट। आई होप कि ये टॉपिक क्लियर है, राइट? इसमें कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बहुत ही फास्ट डिस्कस कर लेते हैं, राइट? कोलिजन ब्रॉडेनिंग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेशर ब्रॉडेनिंग। तो कोलिजन ब्रॉडेनिंग ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन इज ड्यू टू सडन चेंज ऑफ एटॉमिक रेडिएशन by collision of atoms with other atoms, ions or walls of container of gas at high temperature. So during the emission of photon, if such a collision of short duration takes place, there is a change in phase phi of the radiated wave train. Therefore, each collision leads to random phase change. It is clear that the wave is not monochromatic but has broadened. अब इसको समझिए। कोलिजन का मतलब आपको मालूम है, ब्रॉडेनिंग का मतलब पता चल गया कि कहीं भी कोई भी एटम्स ट्रांजिशंस करेगा एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, तो वो स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट करेगा। अब हमें मैथमेटिकल टास्क जो अभी ऊपर पढ़े थे उससे पता लग गया कि वो स्पेक्ट्रम शार्प ना होके वो ब्रॉडेंड होता है, उसकी विड्थ होती है, विड्थ एग्जिस्ट होती है। वो क्यों होती है ये भी हमने पता कर लिए। तो अब जो ब्रॉडेनिंग जो सेकंड हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज आल्सो होमोजेनियस ब्रॉडेनिंग, उसमें कोलिजन के थ्रू हो रही है कि कोलिजन ब्रॉडेनिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज ड्यू टू सडन चेंज ऑफ एटॉमिक रेडिएशन बाय कोलिजन।
कि जो पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं तो वो अगर एटॉमिक कोलिजन हो जाए आइदर वो आयन से या वॉल्स ऑफ कंटेनर ऑफ गैसेस से, और जो टेम्परेचर है उस सिस्टम का हाई हो, तो क्या होगा, ड्यूरिंग द एमिशन ऑफ फोटोन, जब पार्टिकल इमिट हो रहा था तो क्या होगा कि वो एनर्जी उसने प्रोवाइड कर दिया, और कोलिजन के ड्यूरेशन में एनर्जी प्रोवाइड कर दिया, और वो कोलिजन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हुआ, तो वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो क्या हो जाएगा, जो लाइट एमिट हो रही थी उसका फेज चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स देयर इज अ चेंज इन फेज फाई ऑफ द रेडिएटिव वेव ट्रेन। वेव ट्रेन का मतलब कि ऐसा वेव जो कि सेम फेज में हो। ये जो टाउ है ना, कोहेरेंस टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ये टाउ सी दैट इज कोहेरेंस टाइम, राइट। तो मतलब कि वो कोहेरेंट हो, सेम उसका सारा कुछ फेज हो। अब जो कोलिजन किया उसका भी एनर्जी उसमें मर्ज हो जाएगा, राइट। तो वो फेज डिफरेंट हो सकता है कि यहां से ये ऐसे स्टार्ट होना चाहिए था लेकिन ये यहां से उसमें मर्ज हो गया। दैट मीन्स कि जो रिजल्टेंट होगा, देयरफॉर ईच कोलिजन लीड्स टू रैंडम फेज चेंजेज। तो हमें रिजल्टेंट जो मिलेगा वो कुछ इस तरह का उसका नेचर मिलेगा, कोलिजन के वजह से उसका इस तरह से नेचर मिलेगा। इट इज क्लियर दैट द वेव इज नॉट मोनोक्रोमेटिक बट हैज ब्रॉडन। जो ये मोनोक्रोमेटिक तो पता ही लग गया क्योंकि वो सेम फेज में नहीं है, उसका जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट है। बहुत ही फास्ट मैं लास्ट वन भी एक डिस्कस कर लेता हूं, जो कि एग्जाम्पल था उसका इनहोमोजेनियस ब्रोडेनिंग का, दैट इज डॉपलर ब्रोडेनिंग। डॉपलर का मीनिंग आपको मालूम है, ब्रोडेनिंग भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको डिस्कस करते हैं। ये जो पैराग्राफ लिखा है ये आपको पहले से मालूम है, राइट। तो इसको इसीलिए मैंने नोट्स में बाद में लिख रखा है। ये जो आपने डॉपलर इफेक्ट पढ़े हैं वही चीज लिखा है, राइट। मेन यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि डॉपलर इफेक्ट की वजह से अगर कोई स्पेक्ट्रम में चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डॉपलर ब्रोडेनिंग। तो इन ए गैस विथ एटम मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस, जानते हैं कि गैस अगर किसी कंटेनर में, किसी सिस्टम में अगर गैस फील्ड है तो उसके जो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स, आयंस है, वो सारी डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। Therefore the spectral lines is spread out over a range of frequency। तो उसकी जो स्पेक्ट्रम होगी वो भी बहुत ही ब्रॉडेंड रेंज में होगी। इट मीन्स दैट द स्पेक्ट्रल लाइन इज ब्रॉडेंड। इसका मीनिंग क्लियर है। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रॉडेनिंग ऑफ लाइन शेप कॉज्ड बाय डॉपलर इफेक्ट इज कॉल्ड डॉपलर ब्रॉडेनिंग। अगर उसमें डॉपलर इफेक्ट इंक्लूड हो जाए, डॉपलर इफेक्ट का मीनिंग क्या हुआ, राइट। ये लिखा है जैसे कि हम जानते हैं व्हेन द लाइट सोर्स एंड द ऑब्जर्वर आर इन रिलेटिव मोशन। एक लाइट सोर्स है, एक ऑब्जर्वर है। इधर आप किसी चीज को इमेजिन करके आप उस चीज को फील कर सकते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय एन ऑब्जर्वर इज नॉट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड बाय द सोर्स। Therefore, the change in the frequency of light due to the motion of the observer relative to the source is termed as Doppler effect. अब आइदर वो सोर्स हमारे तरफ मूव करे या हम सोर्स की तरफ मूव करें तो उसकी फ्रीक्वेंसी रियल फ्रीक्वेंसी से चेंज होगी। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी एज मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर इंक्रीजेज if the source and observer approach each other and decreases when they recedes। है ना, किसी लाइट सोर्स के पास अगर हम पहुंचते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी ब्राइटनेस हमें ज्यादा दिखेगी। अगर उससे हम दूर जा रहे हैं तो वो हमें ब्राइटनेस उसकी कम दिखेगी, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्रोडेनिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। इसमें अगर कोई डाउट्स हो तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखें। नेक्स्ट टॉपिक का नोट्स मैंने गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दिया है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन, राइट, उसका भी वीडियो बहुत ही जल्दी अपलोड करेंगे। ये टॉपिक आप लोग तैयार कर लेंगे। थैंक यू सो मच।